में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, नव वर्ष 2022 की शुरुआत हो गई है और मैं आप सभी को अपनी तरफ से और लारा संचार की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष आपके जीवन में मंगलकारी हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि हो और जो भी आपके सपने हैं इस वर्ष सभी सपने आपके साकार हों। इसी कामना के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि ज्योतिष हमारी क्या मदद कर सकता है। बहुत एक जो इम्पॉर्टेंट विषय होते हैं, गंभीर विषय होते हैं हमारे देश के लिए, उसमें हमें ज्योतिष क्या मदद कर सकता है। तो आज हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, कि ज्योतिष भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में 2022 में क्या होने वाला है, उसके बारे में क्या कहता है। और जैसा आप जानते हैं कि ज्योतिष बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकता है, हमने पहले भी किए हैं और सभी लीडिंग न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुए हैं और काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें सही भी पाई गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है और ये ऐसी क्राइसिस है जो हम लोगों ने कभी देखी नहीं, पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखी इस टाइप की क्राइसिस जिस तरह से हम गुजर रहे हैं। और जैसा हमने देखा कि पिछले 2 साल से कोविड-19 पैंडमिक ने तो पूरी अर्थव्यवस्था की बुरी हालत कर दी है और एक क्षेत्र में नहीं, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में ये प्रॉब्लम पाई गई है। हर क्षेत्र चरमरा रहा है बुरी तरह से जो है। और इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो कोविड के दौरान 7.3% से घट गई और उसके बाद प्रिडिक्शन किए गए बहुत आईएमएफ द्वारा भी और एजेंसीज के द्वारा भी कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 9.3% ग्रो करेगी और 2022 में 8.5% ग्रो करेगी। और अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि खास तौर से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ेगी 2022 में। और उन्होंने कहा कि 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बढ़ेगी और उसके बाद चाइना का नंबर आता है। और एक जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी अभी कुछ प्रिडिक्शन किए हैं और उसमें कहा कि जो इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज हैव वाइडेंड एंड सोशल अनरेस्ट हैज इंक्रीज्ड। अब हम देखते हैं कि ज्योतिष हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहता है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस नव वर्ष के दौरान जो है। और भारतीय ज्योतिष का हम बहुत प्रत्येक क्षेत्र में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष में जितनी भी राशियां हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो एक इकोनॉमी के पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब प्लैनेट का मूवमेंट होता है अलग अलग राशियों में, तो हम बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में या किस इकोनॉमी के सेक्टर में इंक्रीज होने वाला है या कहीं परेशानी होने वाली है और भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल रहने वाला है। मैं पहले थोड़ा सा आपको ज्योतिष के बारे में बताऊंगा कि जो ये प्रोग्राम ज्योतिष का है और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या जानना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा फायदेमंद होगा। ज्योतिष में 2 तरह की राशियां होती हैं। एक फर्टाइल साइंस होते हैं, वो हैं बेसिकली मेष राशि है, वृष राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है और धनु राशि है। इसके बाद इनफर्टाइल और बैरन साइन होते हैं, वो हमारी मिथुन राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि है। और इसके बाद कुछ मॉडरेट राशियां होती हैं जो कि हमारी कन्या है और मकर राशि है। और जितने भी जो भाव हैं ज्योतिष में या हम अपनी जन्म पत्री में कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे जो सेकंड हाउस है, फिफ्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है और 11th हाउस है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो प्लैनेट का मूवमेंट है इस 2022 में वो किस तरह से रहने वाला है। जहाँ तक गुरु का सवाल है,
गुरु जैसा हम जानते हैं कि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। और जुपिटर जो है गुरु 23 फरवरी से 27 मार्च तक 22 तक 23 फरवरी से 27 मार्च 22 तक अस्त होगा, कम्बस्ट होगा, जिसको कि हम कहते हैं तारा डूबना जो है। और जुपिटर जो है एक अपनी जो खुद का राशि है, मीन राशि है, उसमें 13 अप्रैल 2022 को गोचर करेगा और पूरे साल इसी राशि में रहेगा। और जुपिटर जो है क्योंकि हर साल एक बार वक्री भी होता है, तो इस साल गुरु जो है 29 जुलाई से लेकर और 24 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, वक्री रहेगा। जहाँ तक शनि का सवाल है, शनि हम जानते हैं कि आजकल मकर राशि में गोचर कर रहा है। और ये शनि जो है 24 जनवरी से 27 फरवरी 2022 तक अस्त रहेगा, कम्बस्ट रहेगा। और उसके बाद शनि जो है अपनी राशि जो उसकी एक्वेरियस साइन है या कुंभ राशि है, उसमें गोचर करेगा 29 अप्रैल 2022 को। और शनि भी गुरु की तरह साल में एक बार वक्री होता है, और साल में जो एक बार वक्री होता है वो करीब 4.5 महीने के लिए वक्री होता है। और इस साल 2022 में शनि 5 जून से 23 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। और उसके बाद वापस अपनी जो मकर राशि में 12 जुलाई को वापस आ जाएगा, और इस राशि में पूरे साल मकर राशि में ही रहेगा 12 जुलाई के बाद। जहाँ तक राहु केतु का सवाल है, राहु केतु जो है 1.5 साल में या 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, और इनका जो मोशन होता है वो हमेशा वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है। तो इस समय जो राहु का गोचर है वो वृष राशि में है, और केतु का गोचर इस समय जो है उसमें स्कॉर्पियो साइन में है। और राहु केतु इस साल भी राशि परिवर्तन करेंगे, और राहु जो है वो टॉरस से एरीज साइन या मेष राशि में 12 अप्रैल को प्रवेश करेगा, और केतु जो इस समय वृश्चिक राशि में है वो तुला राशि में 12 अप्रैल को प्रवेश करेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये साल हमारे लिए बहुत एक विशेष वर्ष है, जिसमें कि तीनों जो मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु है, सभी प्लैनेट राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति के लिए, और हम कहेंगे कि इवन अगर मुंडेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो राष्ट्र के लिए या देश के लिए भी जो है हमारा ये साल बहुत एक महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सभी के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस आएंगे अप्रैल के बाद, और डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट पोजीशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन एक बात डेफिनेट है कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस आने वाले हैं, और इसलिए ये वर्ष 2022 हम सब के लिए बहुत एक विशेष वर्ष होने वाला है। अब थोड़ा सा दूसरे प्लैनेट की भी चर्चा करें कि जहाँ तक मंगल का सवाल है, मंगल भी 2 साल में एक बार वक्री होता है। मंगल जो है वो 2 साल में एक बार वक्री होता है, और इस साल मंगल भी वक्री होने वाला है, जो कि 30 अक्टूबर 2022 को वक्री होगा। और जहाँ तक शुक्र का सवाल है, ये सब बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि शुक्र भी वक्री होने वाला है, जो कि 2 साल में एक बार शुक्र भी वक्री होता है। और शुक्र ऑलरेडी इस साल के एंड में वक्री होगा, और 29 जनवरी ऑलरेडी वक्री है, और 29 जनवरी को वक्री होगा, और 11 जनवरी तक अस्त भी रहेगा। और जब शुक्र भी अस्त होता है तो भी हम उसको कहते हैं कि तारा डूब रहा है। और दूसरी चीज यह है कि शुक्र जो है दोबारा से अस्त होगा 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और गुरु और शुक्र का अस्त होना हम कहते हैं तारा डूब रहा है, और उसमें हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। जहाँ तक बुध का सवाल है, बुध साल में 3 बार वक्री होता है, और इस साल बुध जो है 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, 10 मई से 3 जून तक, और 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है,
उसका जो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उनका भी प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और इस साल जो सोलर एक्लिप्सिस हैं या सूर्य ग्रहण हैं वो 1 मई और 25 अक्टूबर को पड़ेंगे, और 2 चंद्र ग्रहण या ल्यूनर एक्लिप्सिस भी पड़ेंगे जो कि 16 मई और 8 नवंबर को होंगे। अब सबसे पहले जब हम अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की भी हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट का क्या पोजीशन रहेगी इस साल। जो प्लैनेट का मूवमेंट हो रहा है, सारे मेजर प्लैनेट मूव कर रहे हैं, उनका हमारे शेयर मार्केट के ऊपर भी क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे जितने भी राशियां हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, वो एक इकोनॉमी के पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको तो सन है, सूर्य है, ये हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, पीएसयूज को रिप्रेजेंट करता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज है, उसको रिप्रेजेंट करता है। राशियों का जहाँ तक सवाल है, जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल की जो जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है, वो पेपर है, पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ है, कंप्यूटर है, इनको रिप्रेजेंट करता है। कैंसर साइन जो है वो ऑयल एंड पेट्रोल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, शिपिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, डेयरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और मैं आपको सभी के लिए बताना चाहूँगा कि जो लोग, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीवन इज इन्वॉल्व इन द स्पेकुलेशन ऑन द स्टॉक मार्केट, तो मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में वेंचर करने के बाद एक चीज़ आप अवश्य देख लें, अगर आपके हॉरोस्कोप में बुध या मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है, बुध अगर अशुभ ग्रहों के साथ उसका संबंध है या वीक प्लैनेट है, ऐसे लोगों को कभी भी शेयर मार्केट में वेंचर नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी कर लीजिए, बाकी आपके हाउसेस की, प्लैनेट की पोजीशन कैसी भी हो, लेकिन अगर मरकरी या बुध वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको शेयर मार्केट में कभी भी फायदा नहीं हो सकता। और इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि ऐसे लोगों को हमेशा दे शुड मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अब जो डिफरेंट प्लैनेट हैं उनका जो मूवमेंट होता है जोडियक में, उनका हमारे शेयर मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कि चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2.25 दिन रहता है और 2.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन करता है। और चंद्रमा हमारे जो स्टॉक मार्केट के डेली मूवमेंट हैं, डेली अप्स एंड डाउन्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। सन या सूर्य 1 महीने में अपनी राशि को चेंज करता है, तो हम कहते हैं कि जो शेयर मार्केट का मंथली बिहेवियर है, एक माह का जो बिहेवियर है, उसको कंट्रोल करता है। मरकरी और वीनस भी इनका मूवमेंट भी करीब करीब 1 महीने होता है एक राशि में, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट को डिस्टेबलाइज करते हैं, बट बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड के लिए। गुरु का जहाँ तक सवाल है, जुपिटर का, कहते हैं कि जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये हमारा एक प्रॉस्पेरिटी का प्लैनेट है, एक डिवाइन ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो कहते हैं कि हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ऑप्टिमिज्म है स्टॉक मार्केट में, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए गुरु या जुपिटर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मंगल का जो नेचर है, कहते हैं कि इट ट्रिगर्स एंड ब्रिंग्स वोलेटिलिटी इन द मार्केट। मार्केट में जो वोलेटिलिटी आती है उसको कंट्रोल करता है। तो मंगल की पोजीशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट की में वोलेटिलिटी होगी या नहीं होगी। शनि भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है स्टॉक मार्केट के लिए, और शनि एक रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ द मनी, वैल्यू फॉर द मनी, एंड इट ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस फियर फैक्टर इन द स्टॉक मार्केट। और यूरेनस है, कहते हैं कि प्लैनेट हमारा इनोवेटिवनेस का है, स्ट्रेटजीज को
रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट में। जहाँ तक एक्लिप्सिस का सवाल है, कहते हैं कि सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स का भी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और सोलर एक्लिप्स का प्रभाव एक लंबे टाइम के लिए होता है एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स। और इन सब को अगर हम ध्यान रखें, या मैं थोड़ा सा जो ज्योतिष में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्लानेट सिग्निफाइंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी, planet signifying a commodity when it transit through a friendly sign and has an aspect of malefic planet। कभी भी कोई भी प्लानेट जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है, जब भी वो प्लानेट एक अपनी मित्र राशि में उसका गोचर होता है और उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो ये मार्केट में राइजिंग ट्रेंड इंडिकेट करता है। और अगर ऐसा प्लानेट अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहा है और उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करता है। और अगर जहाँ तक राशि है उस प्लैनेट की, और अगर वो साइन रूल्ड बाय सच प्लैनेट जो है हैज एन एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक प्लैनेट, देन आल्सो इट इंडिकेट्स राइजिंग ट्रेंड। तो ये बेसिकली हम किस तरह से देखते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, स्टॉक मार्केट को, उसका तो हमने थोड़ा सा जिक्र किया। अब हम इन सब के बेसिस पर हमारे क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो हमारे लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी के ऊपर हम आते हैं कि ये साल की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से रहने वाली है। तो पहली चीज़ तो यह है कि जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, कहते हैं कि इट विल कंटिन्यू टू बी इन द डोलड्रम्स टिल एंड ऑफ फरवरी 2022। फरवरी 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल होगा जैसा चल रहा है। और कहते भी हैं कि ये पीरियड जो है, इसका जो हम देख पाएंगे कि वर्स्ट एवर रिसेशन इन द मार्केट, इससे बुरा हाल नहीं हो सकता। जो महंगाई बढ़ रही है वो और भी बढ़ेगी और हम सभी पूरे भारतीयों को उसका बोझ ढोना पड़ेगा, उसमें कोई भी रेस्पाइट मिलने के चांसेस नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है वो फरवरी के तक या एंड ऑफ फरवरी तक, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई प्लैनेट कंबस्ट हैं, रेट्रोग्रेड हैं, तो हम कहेंगे कि जो फरवरी 22 तक है, स्टॉक मार्केट भी बियरिश ट्रेंड इंडिकेट करते हैं, कि डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करते हैं इस पीरियड में। और कहते हैं कि ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विल हैव डिफिकल्ट टास्क टू सस्टेन। और इसमें भी जो खास तौर से मैं कहूँगा कि आईटी सेक्टर है या जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दे विल बी द वर्स्ट सफरर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उसके बाद जो पीरियड शुरू होगा मिड ऑफ मार्च से और मिड ऑफ जून तक, मिड मार्च से मार्च के मध्य से लेकर जून के मध्य तक, या 15 मार्च से 15 जून तक, दैट विल बी अ वंडरफुल पीरियड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट। कहते हैं कि इस पीरियड में स्टॉक मार्केट में बहुत बूम आएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जो हम उम्मीद करते हैं एक फील गुड फैक्टर की स्टॉक मार्केट में, वो दोबारा से देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर से जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो एक छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का और उससे गेन प्राप्त करने का। और कहते हैं कि जो ख़ास तौर से हम कहेंगे कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑयल है, फार्मा है, एफएमसीजी है, बायोटेक कंपनीज हैं, इनके शेयर बहुत अच्छा करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में। मिड जून के बाद टिल द एंड ऑफ सितंबर हमारा जो मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और ना ही हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड होगा, ना ही बहुत ज़्यादा बियरिश ट्रेंड होगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी।
और ख़ास तौर से पीएसयू है, हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर है, सीमेंट है, फार्मा है, ऑयल सेक्टर है, इनमें सब में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद जो पीरियड है सितंबर अक्टूबर का, इसमें कुछ आपको अनयूजुअल हैपनिंग्स भी मिलेंगी। और कहते हैं कि कुछ बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ आपको बड़े स्कैम देखने को मिलेंगे, और स्टॉक मार्केट की पोजीशन भी बहुत ख़राब होगी, और जो स्टॉक्स हैं दे में इवन टम्बल डाउन एक्चुअली, और सारे इकोनॉमी सेक्टर में एक आपको बियरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, और शेयर मार्केट की पोजीशन जो है बहुत अच्छी नहीं रहेगी सितंबर अक्टूबर के पीरियड में। उसके बाद अगर नवंबर दिसंबर में देखें तो दोबारा से थोड़ी सी एक राहत मिलेगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन कुछ सेक्टर जो है खासतौर से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये कुछ अच्छा करेंगे और इनकी पोजीशन जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी का सवाल है, तो वो पोजीशन इंडिकेट ये करती है कि पूरे साल देयर विल बी बूम इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड पर्टिकुलरली इन द बिटकॉइंस। और इसके बाद हम अप्रैल के बाद जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है, हम देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे ऑयल है, गैस है, मेडिसिन्स हैं, स्पेस है, सी है, इन क्षेत्रों में काफ़ी डेवलपमेंट होगा, नई नई रिसर्च होंगी, और हमारी जो सरकार है इन चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेगी। और जहाँ तक नॉन फेरस मेटल का सवाल है, जिसमें हम गोल्ड भी इंक्लूड करते हैं, सिल्वर भी इंक्लूड करते हैं, कहते हैं कि इनके प्राइसेस विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, बहुत एक बढ़त होगी इनके प्राइसेस में, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी। और अगर हम थोड़ा सा अपना जो क्लाइमेट कंडीशन है उसकी भी बात करें तो कहते हैं कि क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी विल कंटिन्यू टू कॉज हैवोक इन इंडिया, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट में हैव टू पंप इन लॉट ऑफ मनी इन टैकलिंग दैट क्लाइमेटिक इमरजेंसीज एक्चुअली। तो उसमें भी गवर्नमेंट को बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो क्लाइमेट कंडीशन है इतनी ख़राब हो जाएगी कि जो हम देख रहे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, उससे भी बदतर पोजीशन होने वाली है। और कुछ जो प्लानेट हैं वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि कुछ एरियाज़ में सीवियर फ्लड्स आएंगे, जिससे भी हमारी थोड़ी सी उसका इकोनॉमी के ऊपर उसका जो है वो ख़राब प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन का जहाँ तक सवाल है, हमारा जो इन्फ्लेशन है इस साल का सबसे ख़राब या सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा, और महंगाई से हर व्यक्ति परेशान होगा, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई जो है वो बढ़ने वाली है। और जब इतनी महंगाई बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि लोगों का एक मूवमेंट डेवलप होगा, और वो मूवमेंट इस बारे में होगा कि वेदर वी कैन डिपेंड ऑन आवर लीडर्स और नॉट, व्हाट द लीडर्स आर डूइंग फॉर अस। कहीं हमारा लीडर्स नुकसान तो नहीं कर रहे, कोई भी लीडर हो, हमारा कोई जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रहे। एक उस टाइप का एक मूवमेंट डेवलप होगा जो कि एक बहुत हमारे देश के लिए खराब हो सकता है। और इसके अलावा जो कुछ मीडिया हाउसेस हैं जिनका जो हम बिहेवियर देख पा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कि उनके जो बिहेवियर है वो इट्स नॉट लाइक बिकमिंग ए गुड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके ऊपर भी पब्लिक का जो गुस्सा है, पब्लिक का जो अपोजिशन है वो उतरेगा, उनकी भी पोजीशन जो है वो खराब हो सकती है। जहाँ तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है, तो हम देखेंगे कि कुछ में जो प्लैनेट के मूवमेंट हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो मिडिल जो ईयर है, या हम कहेंगे कि मई जून जुलाई, उस पीरियड में वहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशंस आएंगे, रियल एस्टेट मार्केट में भी थोड़ा सा बूम आएगा, और उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इम्प्रूव करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने कहा कि डिफरेंट एजेंसीज ने ग्रोथ इंडिकेट किया है कि इंडिया का जो है 6.9% होगा या इससे ज़्यादा भी होगा, बट जो प्लैनेट की पोजीशन है वो इंडिकेट करते हैं कि जो ये ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होगा अचीव करने के लिए। तो ये दोस्तों
जो प्लैनेट का मूवमेंट है 2022 में, वो इंडिकेट करता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की क्या पोजीशन होने वाली है। और जैसा मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमने बात की, और स्टॉक मार्केट के बारे में जो दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं हम सब के लिए, कि एस्ट्रोलॉजी इज अ वंडरफुल टूल एक्चुअली विच कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव कब होंगे, कौन सा सेक्टर में बूम आएगा, किस में बियरिश ट्रेंड आएगा, तो वो तो चलेगा। बट क्वेश्चन ये है कि जब हम इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करते हैं तो उसको गेन होगा या नहीं होगा, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट। बहुत बार हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में बूम आ रहा है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नुकसान होता है, या स्टॉक मार्केट में बियरिश ट्रेंड है फिर लोगों को फायदा भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के ऊपर, कि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप आपका कैसा है, आपको स्टॉक मार्केट में वेंचर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको स्टॉक मार्केट में फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसमें दो चीज़ें मैं अभी यही बताना चाहूँगा। एक, जैसे मैंने कहा कि बुध एक मरकरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लानट है, तो बुध की पोजीशन आप देख लीजिए अपने हॉरोस्कोप में। अगर बुध फेवरेबल है देन यू कैन आई थिंक ऑफ वेंचरिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। अगर बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है तो माय एडवाइस इज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, नेवर गो इवन नियर टू द स्टॉक मार्केट। सेकंड कहा कि जो स्पेकुलेटिव गेन्स हम देखते हैं वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। पांचवा भाव होता है ज्योतिष में, क्योंकि पांचवा भाव हमारा चौथे भाव से दूसरा भाव है, चौथा भाव हमारा पब्लिक का है और सेकंड हाउस हमारा वेल्थ का होता है, तो ये पब्लिक की वेल्थ है। तो जितने भी हम स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो आप अपना जो हॉरोस्कोप है उसको भी एग्जामिन करवा लीजिए। अगर फिफ्थ हाउस आपका फेवर करता है तब आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं, वेंचर कर सकते हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर फिफ्थ हाउस आपका फेवर नहीं कर रहा है तो आपको स्टॉक मार्केट से फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा कहता भी हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें कोई डरने की बात नहीं है या कोई भाग्यवादी आपको नहीं बनाता, बल्कि आपकी लाइफ में आपको एक एबिलिटी देता है कि आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकें, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी सकें, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बेहतर रूप में उसको हम बना सकें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आपको दोबारा से नववर्ष की बधाई देता हूं और आपके जीवन में मंगलमय कामना करता हूं। और इसी के साथ दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले इतवार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।